Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 27th July 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about Sarnath declared UNESCO World Heritage Site. Important from our syllabus GS paper 1 Indian history point of view. सारनाथ की अगर हम बात करें तो इट इज लोकेटेड 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ वाराणसी. It is the place where Gautam Buddha delivered his first sermon in 528 BC. सारनाथ को बुद्धिस्ट टेक्स्ट में अलग अलग नाम दिया गया है, मतलब सारनाथ को अलग अलग नाम से जाना जाता था, जैसे मृगदावा, ऋषिपटना इन संस्कृत या इसीपटना इन पाली. तो ये तीनों नाम आपको ध्यान रखने हैं फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव. सारनाथ में बाद में अशोका ने, एम्परर अशोका ने लायन पिलर डेवलप किया, जो अब भारत का नेशनल एम्बलम भी है. मतलब भारत का जो प्रतीक है, राष्ट्रीय प्रतीक, नेशनल एम्बलम, वो लायन पिलर ऑफ सारनाथ, जिसको एम्परर अशोका ने बिल्ड करवाया था, उससे इंस्पायर्ड है. इट वॉज बिल्ड एज धम्म स्तूपा मार्किंग अ सरमन साइट ऑफ लॉर्ड बुद्धा. अशोका पैट्रनाइज सारनाथ एज एन इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिम साइट. बाद में सारनाथ के आसपास जो भी कंस्ट्रक्शंस थे, जो भी बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर्स थे, दे वर डिस्ट्रॉयड इन 12th सेंचुरी. अब किसने डिस्ट्रॉय किया उसको लेकर के डिबेट है, अभी तक कोई एक यूनानिमिटी नहीं है. सम हिस्टोरियंस से दैट कुतुबुद्दीन ऐबक, कमांडर ऑफ मोहम्मद गोरी, डिस्ट्रॉयड इट, while others argue that it was destroyed due to decline of Buddhism and rise of Brahminical temples. करंट न्यूज पे आते हैं. हेडिंग में तो आपने देख ही लिया था कि सारनाथ जो उत्तर प्रदेश में है, इट हैज बीन इंस्क्राइब्ड एज इंडियाज 45th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और उत्तर प्रदेश से चौथा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. करेंटली जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने मीटिंग की इन बुसान, साउथ कोरिया, उसके 48th सेशन में यह फैसला किया गया कि सारनाथ विल बी पार्ट ऑफ यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज साइट. भारत ने सारनाथ को रेकमेंड किया था बहुत पहले, 1998 में ही यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में सारनाथ को इंक्लूड कर लिया गया था. एंड आफ्टर 28 years ऑफ वेट, नाउ सारनाथ इज अ डिक्लेयर्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. सारनाथ इंपॉर्टेंट है क्यों बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में, ओवरऑल इंडिया की हिस्ट्री में? Because as I told you, it is the place where Lord Buddha delivered his first sermon after attainment of enlightenment. निर्वाण की प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन यहीं सारनाथ में दिया था. और कहा जाता है बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में कि इसके बाद धर्म चक्र प्रवर्तन की शुरुआत हुई. धर्म चक्र प्रवर्तन मीन्स बिगिनिंग ऑफ स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, क्योंकि इस सरमन से पहले Gautam Buddha had attained nirvana, so only he had gained the knowledge, and the knowledge was of nirvana only with him. But after sharing his knowledge, his wisdom with his followers, after this first sermon, now the beginning of a spread of Buddhism started, and that is why it is said in Buddhist tradition, Dharma Chakra Pravartan, set the wheel of Dharma in motion. And that is the reason why Sarnath is considered as one of the holiest pilgrim site of Buddhism. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे दो प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं. ये जो दूसरा प्रश्न है, इसको अटेम्प्ट करने के लिए आपको बुद्धिज्म से रिलेटेड जो बाकी चीजें हिस्ट्री क्लास में पढ़ाई गई हैं उसको भी थोड़ा रिकॉल करना होगा, और उसके बेसिस पे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इंडस वाटर ट्रीटी एंड रिलेटेड डेवलपमेंट्स इन करेंट टाइम. इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए, इंडस रिवर सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसमें कुल 6 नदियां आती हैं. इंडस रिवर इटसेल्फ, विच इज द लार्जेस्ट रिवर. उसके अलावा झेलम, चेनाब, रावी, बियास, सतलज. दिस 6 rivers टुगेदर फॉर्म इंडस वाटर सिस्टम. इन 6 नदियों का पानी भारत और पाकिस्तान के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसको लेकर के दोनों देशों ने आपस में ट्रीटी साइन की 1960 में, जिसको कहा जाता है इंडस वाटर ट्रीटी. इस ट्रीटी के हिसाब से
जो ये 3 नदियां हैं, रावी, सतलज एंड बियास, दे वर एलोकेटेड टू इंडिया फॉर एक्सक्लूसिव यूज। इन 3 नदियों का पानी पूरी तरह से भारत को एलोकेट कर दिया गया, ये ईस्टर्न रिवर का पानी। लेकिन जो वेस्टर्न नदियां हैं, झेलम, चेनाब एंड इंडस, इन 3 नदियों को एलोकेट किया गया पाकिस्तान को, लेकिन विद अ कंडीशन कि अ पार्ट ऑफ दीज रिवर्स, झेलम, चेनाब एंड इंडस, ये 3 नदियां जो हैं वो पाकिस्तान को एलोकेट की गई, लेकिन अ पार्ट ऑफ इट विल बी यूज्ड बाय इंडिया फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस लाइक इरिगेशन। कुछ इरिगेशन पर्पस से इस्तेमाल कर सकता है भारत, या थोड़ा बहुत हाइड्रो पावर जनरेट किया जा सकता है विथ हेल्प ऑफ रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट एंड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन एज वेल। रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स वो होते हैं जिसमें नदी के पानी को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाता है, बड़ा डैम बना करके पानी के फ्लो को रोका नहीं जाता है। नदी के पानी में से ही कोई एक स्ट्रीम निकाल करके उसको डाइवर्ट करके उससे टरबाइन को रोटेट किया जाता है और वापस से उस स्ट्रीम को अलाउ किया जाता है टू मर्ज विद द मेन स्ट्रीम ऑफ द रिवर। तो इस तरीके से रन ऑफ रिवर छोटे छोटे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो कुछ कुछ पर्पसेस के लिए भारत को अलाउ किया गया कि इंडिया कुड यूटिलाइज दिस 3 वेस्टर्न रिवर्स, इंडस, झेलम एंड चेनाब। साथ ही साथ एक परमानेंट इंडस कमीशन भी बनाई गई टू रिजॉल्व डिस्प्यूट विथ रिस्पेक्ट टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। द इंडस वाटर ट्रीटी इन 1960 बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक। अब हुआ क्या, पिछले साल 2025 के अप्रैल महीने में पहलगाम टेरर अटैक के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेते हुए इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में पुट कर दिया। क्या सरल सा मतलब यह है कि उसको फॉर द टाइम बीइंग होल्ड पे डाल दिया। मींस इंडस वाटर ट्रीटी इज नो लॉन्गर एप्लीकेबल, ऐसा भारत सरकार ने अनाउंस किया। सिंस इंडिया इज एन अपर राइपेरियन स्टेट, भारत से ये नदियां पानी लेकर के पाकिस्तान में जाती हैं, एंड दैट गिव्स इंडिया अ जियो फिजिकल एडवांटेज विसा विस पाकिस्तान। अब अगर इंडस वाटर ट्रीटी की हम बात करें, उसके प्रोविजंस को हम डिटेल में देखें तो वहां पे कोई एग्जिट क्लॉज या विड्रॉल क्लॉज की बात नहीं की गई है, कोई एक्सपायरी डेट भी नहीं है। किसी भी बदलाव के लिए इस ट्रीटी में लिखा गया है कि म्यूचुअल कंसेंट से ही अमेंडमेंट लाया जाएगा। देयर इज नो एक्सप्रेस प्रोविजन, सीधा सीधा ऐसी कोई बात भी नहीं लिखी गई है कि कोई एक देश किस कंडीशन में यूनिलैटरली विड्रॉ कर सकता है या सस्पेंड कर सकता है इस ट्रीटी को, ऐसी कोई बात लिखी नहीं गई है। तो इस कारण से पाकिस्तान जो है वो बार बार एलिगेशन लगाता है भारत के ऊपर कि भारत ने अनफेयर, अनजस्टिफाइड या इलीगल तरीके से इस ट्रीटी के ऊपर अबेयंस रखा है। लेकिन भारत का कहना है कि दीज एक्शंस आर क्वाइट जस्टिफाइबल बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न। जब कोई एक दूसरे देश के लिए सिक्योरिटी रिलेटेड खतरा कर रहा हो टेररिज्म के थ्रू, तो उस केस में बाकी किसी भी ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करना इन एमिकेबल मैनर, फ्रेंडली मैनर इज नॉट जस्टिफाइबल। तो भारत का सरल सा डिमांड है कि आप टेररिज्म को बंद कर दें, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भारत के अंदर प्रमोट करना बंद कर दें, हम इस ट्रीटी के सारे कंडीशंस को एज इट इज फिर इंप्लीमेंट करेंगे। अब पाकिस्तान क्या कर रहा है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे भारत को क्रिटिसाइज कर रहा है फॉर पुटिंग इंडस वाटर ट्रीटी इनटू अबेयंस। पाकिस्तान इस मामले को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश कर रहा है, जैसे आसियान रीजनल फोरम में या यूएनएससी में पाकिस्तान ने बार बार इस मुद्दे को उठाया है और वो कह रहा है कि इंडिया इज वेपनाइजिंग वाटर। डिप्लोमेटिक कैंपेन ही उसने स्टार्ट किए हैं, बायलैटरल डिप्लोमेटिक कैंपेन। जैसे कनाडा को उसने रिसेंटली बहुत कन्विंस किया कि वो भारत के ऊपर दबाव बनाए इन ऑर्डर टू स्टिक टू द प्रोविजंस ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। करंट पोजीशन की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान लगातार डिमांड कर रहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी शुड बी रीस्टोर्ड, जबकि भारत का पोजीशन सरल है और क्लियर है दैट दिस ट्रीटी विल रिमेन इन अबेयंस अंटिल पाकिस्तान क्रेडिबली एंड्स इट्स सपोर्ट फॉर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। बस बोल देने से नहीं होगा, आपको भरोसा दिलाना होगा, आपको साबित करना होगा कि आपने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को भारत के अंदर प्रमोट करना रोक दिया है। इंडस रिवर सिस्टम के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो भारत लेकर के आ रहा है, चूंकि भारत को 20% पानी या कुछ प्रतिशत तक, ऐसे नंबर्स में नहीं बोला गया है लेकिन मोटा मोटा आप कह सकते हैं कि लगभग 20% तक वाटर जो है वो इन सिस्टम का इस्तेमाल कर सकता है, इंडस, झेलम, चेनाब का। से स्पेसिफिक नंबर्स नहीं दिए गए हैं लेकिन दैट्स अ रफ आइडिया।
कि द पर्पस है जिसके लिए भारत को अलाउ किया गया है इंडस झेलम चेनाब के पानी को इस्तेमाल करने का, दैट इज रफली अराउंड 20%। तो पॉइंट ये है कि भारत उनका इस्तेमाल करके कुछ प्रोजेक्ट्स ले आ रहा है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, उनको बार बार पाकिस्तान ऑब्जेक्ट करता है ऑन इंटरनेशनल फोरम्स, ट्रिब्यूनल्स, क्लेमिंग कि भारत अनड्यूली एक्सेसिव वाटर इस्तेमाल कर रहा है बियॉन्ड द प्रोविजंस ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। तो कुछ डिस्प्यूटेड प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भारत और पाकिस्तान के बीच में विद रिस्पेक्ट टू इंडस वाटर ट्रीटी, उनका नाम ध्यान रखिएगा। मेंस में इनको आप मेंशन कर सकते हैं, प्रीलिम्स में इंसल्टेड सीधे सीधे प्रश्न आ सकते हैं। जैसे किशन गंगा प्रोजेक्ट ऑन झेलम बेसिन, रातले प्रोजेक्ट ऑन चेनाब, बगलिहार ऑन चेनाब एंड तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट या वुलार बराज ऑन झेलम। ये 4 कम से कम प्रोजेक्ट्स याद रखिएगा दैट हैज बीन डिस्प्यूटेड बाय पाकिस्तान। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये 2 प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं। प्लीज अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इस टॉपिक के बेसिस पे ये मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, यू मे अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। Next topic is about youth labor force participation rate and unemployment rate is high in India. Important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. कुछ टर्म समझते हैं पहले, फिर हम लोग करंट कॉन्टेक्स्ट पे आएंगे। देखिए, NSO which works under Ministry of Statistics and Program Implementation, ये वही बॉडी है NSO जो भारत में GDP एंड उससे रिलेटेड ग्रोथ कैलकुलेट करती है, साथ ही साथ CPI इन्फ्लेशन कैलकुलेट करती है। तो NSO एक और डेटा रिलीज करती है जिसका नाम है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जिसमें वो भारत के अंदर कितना लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, उन दोनों का मंथली डेटा पब्लिश करती है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है, उनको हम लोग थोड़ा समझते हैं। देखिए, 15 साल से ज्यादा उम्र के जो भी लोग हैं उनको कहा जाता है वर्किंग एज पॉपुलेशन। तो एक बार के लिए मान लीजिए कि भारत में 100 करोड़ लोगों की संख्या है 15 साल से ज्यादा, तो 100 करोड़ लोग हो गए वर्किंग एज पॉपुलेशन। अब उसमें से कितने प्रतिशत लोग जो हैं वो या तो जॉब कर रहे हैं या जॉब ढूंढ रहे हैं, उन सबको कहा जाता है भारत का लेबर फोर्स। तो मान लीजिए कि 100 करोड़ में से सिर्फ 60 करोड़ लोग ही या तो जॉब कर रहे हैं, नहीं तो एक्टिवली जॉब सर्च कर रहे हैं। तो लेबर फोर्स है 60 करोड़, जबकि वर्किंग एज पॉपुलेशन है 100 करोड़। तो 100 करोड़ में से सिर्फ 60 करोड़ लोग ही जॉब ढूंढ रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, तो इस कारण से कहा जाएगा कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन इंडिया इज 60%। 60 करोड़ लोग या तो जॉब कर रहे हैं, नहीं तो जॉब ढूंढ रहे हैं। अब मान लीजिए कि इन 60 करोड़ लोगों में से 54 करोड़ लोग एम्प्लॉयड हैं, 6 करोड़ लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं, दे आर एक्टिवली सर्चिंग फॉर जॉब बट दे आर नॉट एबल टू फाइंड एनी जॉब। तो उतने प्रतिशत लोगों को कहा जाएगा कि दे रिप्रेजेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया। जैसे 60 करोड़ लोगों में से 6 करोड़ लोग जो हैं वो या तो एक्टिवली जॉब ढूंढ रहे हैं, नहीं तो मतलब एक्टिवली जॉब ढूंढ रहे लेकिन उनको मिल नहीं पाया है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट विल बी 10%। 60 करोड़ का 6 करोड़ कितना प्रतिशत होता है? 10%। तो 3 टर्म्स हमने सीखे, वर्किंग एज पॉपुलेशन, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि हर एक इंसान जो वर्किंग एज ग्रुप में है उसको अनएम्प्लॉयड नहीं कहा जाता। अगर वो जॉब न कर रहा है न ढूंढ रहा है तो वैसे लोगों को आप अनएम्प्लॉयड नहीं कहते। अनएम्प्लॉयड वही लोग होते हैं जो एक्टिवली जॉब ढूंढ रहे हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिली है। मतलब फॉर बीइंग अनएम्प्लॉयड वन हैज टू बी पार्ट ऑफ लेबर फोर्स। सो आई होप दीज 3 टर्म्स आर क्लियर। तो ओवरऑल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के लिए वर्किंग एज पॉपुलेशन लिया जाता है 15+ ईयर, लेकिन एक और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट निकाला जाता है, वो है यूथ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, जिसमें 15 से 29 साल के लोगों की कितनी संख्या है वो देखी जाती है। उसमें से कितने लोग जॉब ढूंढ रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, उसको कहा जाता है यूथ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। और उसमें से कितने लोग जॉब ढूंढ रहे हैं लेकिन जॉब नहीं मिल पा रही है, उनको कहा जाएगा यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो पॉइंट बस ये है, एक तो होता है ओवरऑल
labor force participation rate and overall unemployment rate. 15 to 29 ईयर्स की जो सब कैटेगरी है उसमें निकाली जाती है यूथ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एंड यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अब भारत के अंदर अगर हम डेटा देखें यूथ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की या यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट की, तो वो कुछ इस तरीके से है। यूथ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज 40%, अराउंड 40%, यानी कि 15 साल से 29 साल की उम्र के बीच के सिर्फ 40% लोग ही या तो काम कर रहे हैं, नहीं तो काम ढूंढ रहे हैं। 60% लोग तो काम कर भी नहीं रहे। 60% पीपल आर नॉट एक्टिवली सर्चिंग फॉर जॉब। हो सकता है किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी एपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बट दे आर नॉट एक्टिवली सर्चिंग फॉर जॉब। सच पीपल आर नॉट कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। तो 60% लोग तो जॉब ना ढूंढ रहे हैं ना कर रहे हैं 15 से 29 साल की उम्र के बीच में। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज ऑलरेडी लो, जबकि ये प्राइम एज होता है वर्किंग का। 25 साल, 23 साल, 24 साल, 25 साल प्राइम एज होता है वर्किंग का। तो कहीं ना कहीं इंडिया इज लूजिंग ऑन इट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड पॉसिबिलिटी पोटेंशियल। हमारी अभी यंग पॉपुलेशन है, वो या तो ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही है इकोनॉमी में, या वो होना नहीं चाहती है इन सर्च ऑफ सम हायर या मोर स्टेबल अपॉर्चुनिटी। तो दोनों ही केस में भारत डेमोग्राफिक डिविडेंड की पॉसिबिलिटी लूज कर रहा है। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन यंग पॉपुलेशन इज लो, वो तो ठीक, वो एक बात है। दूसरा आप देखिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज क्वाइट हाई। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज अबाउट 16%, यानी कि जितने लोग जॉब ढूंढ रहे हैं या कर रहे हैं ओवरऑल लेबर फोर्स में से 16% लोगों को जॉब नहीं मिल रही है डिस्पाइट एक्टिवली सर्चिंग फॉर जॉब। ये डेटा इस साल के मेंस एग्जाम के लिए जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि अब आपको पता है कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी या नीट वाला जो प्रोटेस्ट हुआ, जिसके बाद अल्टीमेटली एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी को रिजाइन करना पड़ा, उससे रिलेटेड एथिक्स में नहीं तो जीएस पेपर 3 में कुछ ना कुछ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रश्न आ सकता है। मुझे लगता है एथिक्स में केस स्टडी में ऐसा कुछ इनडायरेक्ट प्रश्न आएगा। तो उसमें आप जब आर्ग्यूमेंट तैयार कर रहे होंगे तो आपको ये बात लिखनी चाहिए कि द डिमांड ऑफ रेजिग्नेशन, एटलीस्ट ये समझिए, हो सकता है सीधा सीधा प्रश्न इस पे ना आए, लेकिन फिर भी समझिए ये जो रेजिग्नेशन का डिमांड आया एजुकेशन मिनिस्टर का, इट वॉज सिम्बॉलिक ऑफ द राइजिंग फ्रस्ट्रेशन। सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा ले लेने से चीजें बदलेंगी नहीं, ये हम सब जानते हैं, लेकिन अपने फ्रस्ट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए कभी कभार एक माध्यम ढूंढना होता है जिससे हम बता पाएं कि हम नाराज हैं और मुझे ये डिमांड चाहिए, जबकि उस डिमांड को पूरा करने से हो सकता है कि जो आपकी मुख्य समस्या है वो पूरी तरह से खत्म ना हो, लेकिन कम से कम वो तरीका होता है एक्सप्रेस करने का कि वी आर डिससेटिस्फाइड। तो demand of resignation of the education minister was a symbolic representation या expression of rising frustration over concerns about examination integrity, पेपर लीक हो जाना, इसको लेकर के जो फ्रस्ट्रेशन था वो तो दिख ही रहा है इस करंट सीजेपी प्रोटेस्ट में। लेकिन ये बड़ा अपरेंट फैक्टर है, ऊपर ऊपर से दिख रहा है, प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है, लेकिन डीपर फैक्टर जिस कारण से इस प्रोटेस्ट को इतना सपोर्ट मिला वो भी हमें समझना होगा, क्योंकि आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं तो यू नीड टू नो द डीपर रीजंस। सिर्फ एग्जाम्स को फेयर तरीके से कंडक्ट कराने से ये डिसकंटेंटमेंट यूथ का कम नहीं होगा। डीपर रीजंस आर राइजिंग यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, आप देख रहे हैं डेटा, एंड मोर इम्पोर्टेंटली स्किल मिसमैच। जो पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, यंगस्टर्स को, उनकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इट इज फेलिंग टू ट्रांसलेट इनटू मीनिंगफुल जॉब्स। इसी को कहा गया है स्किल डिमांड मिसमैच या इंडस्ट्री एकेडमिया मिसमैच। जो इंडस्ट्री को चाहिए और जो एकेडमिया सप्लाई कर रहा है इन टर्म्स ऑफ स्किल, वो दोनों में काफी गैप है। तो एग्जामिनेशन जो है वो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वो फेयर तरीके से हो, वो तो इस प्रोटेस्ट का डिमांड है ही, लेकिन एक बड़ा बदलाव एज अ ब्यूरोक्रेट आपको सोचना होगा, क्योंकि अभी सरकार जो है वो अब थिंकिंग टेबल पर बैठेगी, डिस्कोर्स डिबेट डिस्कशन होगा, एंड एज अ सीनियर ब्यूरोक्रेट मान लीजिए आप पे इस पे केस स्टडी पूछा जाता है तो यू मस्ट सजेस्ट कि इन कमिंग 5-10 ईयर्स इंडियन एजुकेशन सिस्टम हैज टू बी ओवरहॉल्ड and more employment opportunities have to be created. Youth have to be made employable in order to prevent these kind of protests in
फ्यूचर। सो ज़्यादा गंभीर समस्या, डीपर समस्या जो है, अब पेपर लीक की तो समस्या है ही, लेकिन अनएम्प्लॉयबिलिटी की समस्या ज़्यादा डीप है, जिस कारण से ये प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, भारत के अलग अलग शहरों में एक साथ शुरू हो गया। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। Why Assam is experiencing unprecedented flooding? Important from our syllabus GS पेपर 3 environment point of view। असम के अंदर आपको पता है अपर असम में बहुत जोरदार भयावह फ्लड आया है, अनप्रेसिडेंटेड। पहले अपर असम में इस तरीके का फ्लड नहीं आता था। 7 लाख से भी ज़्यादा लोग अफेक्टेड हुए हैं, 60 से भी ज़्यादा लोगों की जान गई है अभी तक, ऐसा प्रशासन ने रिपोर्ट किया है। वर्स्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स आर शिवसागर, सैरादो एंड जोरहाट। तो इस साल का फ्लड इतना सीवियर क्यों हुआ, और क्यों अगर अभी कोई एक्शन नहीं लिया गया तो आने वाले साल में फ्लड का जो इम्पैक्ट है वो और ज़्यादा सीवियर हो सकता है, उसको समझते हैं। इस साल फ्लड का सीवियर होने के पीछे एक तो बड़ा कारण है नेचुरल फैक्टर्स में। अगर हम देखें तो फ्लड जो असम में आते हैं उसको दो मोटे मोटे पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, एंड फॉर दैट मैटर एनी डिजास्टर जो होता है उसके दो मोटे मोटे कारण हो सकते हैं, नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक। नेचुरल फैक्टर की बात करें तो एक तो ऑफ कोर्स हेवी रेनफॉल हुआ असम नागालैंड बॉर्डर पे, जिस कारण से डेल्यूज ऑफ वाटर लेड टू राइज ऑफ या स्वेलिंग ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो एक ये समस्या हुई। दूसरा जो एक परमानेंट जोग्राफिकल चैलेंज है असम के लिए, वो ये है कि फनल शेप टोपोग्राफी है। नॉर्थ में हिमालयन माउंटेन्स और फिर यहाँ साउथ में मेघालयन हिल्स, गारो खासी जयंतिया, और ये आगे जाकर के कन्वर्ज होते हुए दिखते हैं यहाँ पे कचार हिल्स एंड ऑल। तो होता क्या है, मॉनसूनल विंड्स जब असम के अंदर आती हैं तो ये आगे बढ़ती हैं, और ये फनल शेप जो स्ट्रक्चर है दो माउंटेन्स के कारण, वहां जाकर के मॉनसूनल विंड्स ट्रैप हो जाती हैं और अपर असम में कभी कभार बहुत हेवी रेनफॉल होता है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि नॉर्थ में हिमालय है, साउथ में मेघालयन प्लेटू है, शिलोंग प्लेटू है, तो मतलब वैली बहुत वाइड नहीं है, तो पानी को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट, लार्जर एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट होने का मौका नहीं मिलता। नैरो विड्थ ऑफ असम प्लेन, फनल शेप टोपोग्राफी। ऊपर से क्या होता है कि यहाँ से जो नदी आती है ब्रह्मपुत्र नदी, तिब्बत में इसको कहा जाता है यारलंग जैंगपो, वो बहुत सारा सिल्ट लेकर के आती है, क्योंकि अपर हिमालयन रीजन में तो इसका काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा रहता है। उस एनर्जी के कारण ये एब्रेसिव फोर्सेस इसके होते हैं, वो आसपास के पहाड़ों से सिल्ट काट करके ले आती है। जब वो प्लेन में उतरती है तो इसकी स्पीड काफ़ी कम हो जाती है। आपको पता है सदिया से धूपी प्लेन में उतरती है, जब स्पीड कम हो जाती है तो जो सिल्ट अपर हिमालयन रीजन से वो काट करके ले आ रही है, उन सिल्ट को डिपॉजिट करना शुरू करती है। अब जब सिल्ट डिपॉजिट होना शुरू होता है ऑन ब्रह्मपुत्र बेड, द सिल्ट बीइंग ब्रॉट बाय ब्रह्मपुत्र रिवर स्टार्ट्स डिपॉजिटिंग ऑन द बेड ऑफ ब्रह्मपुत्र। तो इससे क्या होता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का डेप्थ कम होने लगता है, वाटर कैरिंग कैपेसिटी कम होने लगती है, और फिर कभी एकाएक से रेनफॉल हो गई, नदी का डेप्थ कम ही हो गया क्योंकि रिवर बेड में सिल्ट जमा हो गए हैं, तो इस कारण से आसपास के रीजन्स में बहुत ज़्यादा फ्लड आ जाता है। तो दीज आर 3 नेचुरल फैक्टर्स रिलेटेड टू द जोग्राफिकल चैलेंजेस। और उसके ऊपर से तो आप कह सकते हैं कि नेचुरल फैक्टर में भी एक इमीडिएट फैक्टर था मैसिव रेनफॉल, और दूसरा जो है वो स्ट्रक्चरल चैलेंज है, जो एक परमानेंट या एग्जिस्टेंशियल तरीके के चैलेंज है असम के लिए। बट देर आर सम human induced factors also that has led to rise in this flood, एंड अगर उस पर काम नहीं किया गया तो आने वाले टाइम में फ्लड की इंटेंसिटी और बढ़ सकती है। वो है एक्सेसिव माइनिंग इन द विसिनिटी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। माइनिंग के कारण होता क्या है कि टॉपमोस्ट सॉइल लूज हो जाता है, माइनिंग करना या पेड़ों को काटने से टॉपमोस्ट सॉइल लूज हो जाता है, फिर बारिश के कारण ये सॉइल से सिल्ट निकल निकल करके जाकर के रिवर बेड पे डिपॉजिट होता है। एक तो नेचुरल तरीके से सिल्ट डिपॉजिट हो रहा है, प्लस आपने आसपास में खूब सारी माइनिंग या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कर दी, पेड़ों को काट दिया, तो उस कारण से भी खूब सारा सिल्ट इकट्ठा होता है, बिकॉज द सॉइल गेट्स लूजेंड अप। सिल्टेशन ऑफ रिवर्स, जो जो ट्रिब्यूटरीज हैं ब्रह्मपुत्र नदी की, उनका भी सिल्टेशन का लेवल बढ़ रहा है, तो उनकी भी वाटर कैरिंग कैपेसिटी कम हो रही है। और पेड़ काटने से एक और समस्या होती है। देखिए, पेड़ अगर काट दिए तो सिल्टेशन तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ
पेड़ अगर जब ज़्यादा रहते हैं तो बारिश का पानी काफ़ी हद तक वहीं परकोलेट होकर के ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है पेड़ों के थ्रू। लेकिन अगर हमने पेड़ काट दिए तो फिर वो ग्राउंड वाटर जनरली रन ऑफ करके जा करके नियर बाय रिवर में ही मिलता है। तो बेसिकली वाटर से डिस्ट्रक्शन किया है हमने बिकॉज ऑफ अर्बन स्प्रॉल या अनमैनेज्ड प्लानिंग, अनप्लैन्ड एक्सपेंशन अराउंड द रिवर, अराउंड द रिवर अनप्लैन्ड एक्सपेंशन जो हुआ है, इन सब कारणों से आसपास की पेड़ काटे गए, सॉइल लूज हुआ, पेड़ के कारण जो पानी परकोलेट होकर ग्राउंड वाटर रिचार्ज करता था वो भी नहीं हुआ। सारा पानी जब भी बारिश हो रही तो जाकर के ब्रह्मपुत्र नदी में मिल रहा है, दैट इज लीडिंग टू स्वेलिंग ऑफ द रिवर। ये सब कारण बताए गए हैं इस आर्टिकल में। तो अब इन सब का सॉल्यूशन क्या है? देखिए, सॉल्यूशन हमेशा दो तरीके के होते हैं। ब्रॉडर मिटिगेशन, मतलब जो नेचुरल डिजास्टर है उसके इंटेंसिटी को ही रिड्यूस कर दिया जाए। दूसरा है अडेप्टेशन, कि हम अपने आप को इस तरीके से चेंज कर लें, अपना स्ट्रक्चर, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से बदल दें ताकि नेचुरल डिजास्टर्स का हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो, लाइफ एंड प्रॉपर्टी को डैमेज ना हो। मिटिगेशन के अंदर रेगुलर ड्रेजिंग करने की बात सामने आ रही है, जो करना ही होगा, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी के सिल्ट को रेगुलरली स्कूप आउट करना ही होगा। उसके अलावा ब्रह्मपुत्र रिवर जो एक्सेसिव सिल्ट लेकर के आती है उसको भी थोड़ा कम किया जा सकता है। यहाँ पे कुछ बराज बना करके सिल्ट को थोड़ा फिल्टर किया जा सकता है, यहीं पे थोड़ा सिल्ट को रोका जा सकता है। तो स्कूपिंग आउट करके ड्रेज आउट करना होगा सिल्ट का, वो तो काम करना ही है। साथ ही साथ ऊपर में यहाँ पे फिल्ट्रेशन करना होगा, जो जैसे चाइना के अंदर येलो रिवर पे चाइना ने किया है। कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट, जो हमारे आसपास के, जो ब्रह्मपुत्र रिवर के आसपास के जो रीजन्स हैं वहाँ के छोटे छोटे जो चैनल्स हैं, वाटर चैनल्स, उनको भी ड्रेजिंग करनी होगी, उनका भी सिल्ट हटाना होगा। साथ ही साथ आप ट्री लगाने होंगे आसपास के एरिया में ताकि सॉइल इरोजन प्रिवेंट हो। इस तरह के जियो बैग्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। सीमेंट से भरे हुए जो बैग्स होते हैं, सीमेंट में थोड़ा पानी डाल दो तो हार्ड हो जाता है, इनको कहा जाता है जियो बैग्स। और वो जियो बैग्स का इस्तेमाल किया जा सकता है ऑन द बैंक्स ऑफ ब्रह्मपुत्र, जिससे बैंक्स का इरोजन कम हो। तो ये सब तरीके हो सकते हैं मिटिगेशन के। अडाप्टेशन के तरीके ये हैं कि फ्लड वार्निंग सिस्टम को थोड़ा मॉडर्नाइज किया जाए ताकि फ्लड आने की अगर संभावना बने तो पहले ही एडमिनिस्ट्रेशन लोगों को रिलोकेट करा पाए टू सम सेफर एरिया। कोलैबोरेशन विद सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। एक फ्लड हजार्ड एटलस बनाया गया है असम के लिए, सैटेलाइट बेस्ड ट्रैकिंग करके। उस फ्लड हजार्ड एटलस का इस्तेमाल एडमिनिस्ट्रेशन और अच्छे से करे। मोबाइल बेस्ड हम ट्रैकिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे पानी जो है वो राइज कर रहा है। उसके बेसिस पे इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, फ्लड हजार्ड एटलस का इस्तेमाल करके और मिटिगेशन एडेप्टेशन अप्रोच बेहतर लिया जाए। रिहैबिलिटेशन रिलोकेशन अप्रोच को और इफेक्टिव तरीके से किया जाए ताकि लाइफ की डैमेज कम से कम ना हो, अगर प्रॉपर्टी की हो रही है तो भी। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा सवाल आपसे मेंस में पूछा जा सकता है ऑन दिस टॉपिक। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। हाई पावर टास्क फोर्स फॉर एग्जामिनेशन सिस्टम रिफॉर्म। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से देख लीजिए फैक्ट, ये जो करेंटली नीट या सीजेपी प्रोटेस्ट हुआ है, उसके बाद भारत सरकार ने एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाया है फॉर एग्जामिनेशन सिस्टम रिफॉर्म। द टास्क फोर्स विल हैव 6 members. It will be headed by Nandan Nilekani ji, Infosys co-founder. The main mandate of the task force को काम दिया गया है to review the existing examination system and recommend comprehensive reforms. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन लिया था, सेक्शन 301 ऑफ ट्रेड एक्ट, it authorizes US executive to investigate unfair trade practices by foreign countries. That is true. Unfair trade practices may include currency manipulation, intellectual property rights violation and excessive subsidies. That is also true. As per the latest US tariff regime, India faces an additional 10%. हाँ, ये बात सही है। एडिशनल 10% मार्च महीने में लगा दिया गया था, अभी करेंटली इंक्रीज नहीं किया गया है। दैट इज वाई इंडिया इज अमंग्स द दोज स्टेट्स दैट आर हैविंग लोएस्ट रेट्स। तो ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सेक्शन 301 से रिलेटेड ये दूसरा स्टेटमेंट सही है। इट अलाउज एग्जीक्यूटिव्स टू प्रोब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस बाय अदर कंट्रीज एंड इम्पोज रेसिप्रोकल टैरिफ। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर एम्स टू ट्रांसफर वाटर फ्रॉम सरप्लस बेसिन टू डेफिसिट बेसिन। दैट इज ट्रू. Major environmental concern is the
potential loss of biodiversity in submerged area, that is also true. Ken-Betwa link project is the first interlinking project to be implemented in India, that is also true. यहाँ पे पूछा है कि इसमें से कौन इनकरेक्ट है, तो तीनों ही करेक्ट है. Correct answer will be none. Dodhan Dam is on Ken-Betwa link project. भव्य रसायन स्कीम, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो पहला तो सही है, 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स बनाए जाएंगे, लेकिन दूसरा गलत है. टोटल बजटरी एलोकेशन इज ऑफ 3030 करोड़ और किसी भी पार्क का मिनिमम एरिया 2000 एकर्स होना चाहिए, ना कि 1000. सोशल मीडिया रेगुलेशन में लगाने वाला फ्रांस यूरोप का पहला देश बन गया है, लेकिन वहां पे 15 साल से कम उम्र के बच्चों पे रेगुलेशन लगाया गया है, ना कि 18 साल. दूसरा स्टेटमेंट सही है, ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के ऊपर रेगुलेशंस लगाए हैं. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.